भाई की अर्थी अभी ठंडी भी नहीं हुई थी कि बहनों ने अदालत में कदम रख दिया और जज साहब ने जैसे ही फाइल खोली पूरा कोर्ट रूम सन्न रह गया, क्योंकि ये कोई आम जायदाद का केस नहीं था बल्कि रिश्तों की कब्र खुदने वाली कहानी थी, जहाँ खून के रिश्ते कागजों से हार रहे थे। कहानी शुरू होती है छोटे से शहर शिवपुर से, यहाँ रमेश नाम का मेहनती व्यापारी रहता था, जिसने अपनी पूरी जिंदगी एक ही मकसद में लगा दी कि उसके बाद उसका परिवार कभी किसी के आगे हाथ न फैलाए। रमेश की पत्नी बहुत पहले गुजर चुकी थी और उसके कोई औलाद नहीं थी, बस 3 बहनें थी, सीमा, रेखा और कुसुम, जिनकी शादी रमेश ने खुद अपने हाथों से की थी। दहेज से लेकर ससुराल की हर जिम्मेदारी उसने ऐसे निभाई जैसे वो पिता हो। बहनों को लगता था कि भाई उनके लिए भगवान है और रमेश को लगता था कि बहनें उसकी कमजोरी नहीं, उसकी ताकत है। लेकिन वक्त के साथ इंसान के इरादे बदलते हैं और रिश्तों पर लालच की धूल जम जाती है। रमेश ने अपनी मेहनत से शहर के बाहर खड़ी जमीन खरीदी, फैक्ट्री खड़ी की, मकान बनवाया और सब कुछ अपने नाम रखा, क्योंकि उसे भरोसा था कि उसके बाद सब कुछ बहनों का ही होगा। लेकिन किसे पता था कि उसी भरोसे की नींव पर सबसे बड़ा झूठ खड़ा हो रहा है। रमेश की तबीयत अचानक खराब हुई, अस्पताल के चक्कर लगे, डॉक्टरों ने जवाब दे दिया और एक रात रमेश हमेशा के लिए चला गया। अंतिम संस्कार में तीनों बहनें फूट फूट कर रोई। लोग बोले कितना अच्छा भाई था जिसने सब कुछ बहनों के नाम छोड़ दिया। लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। असली ड्रामा तब शुरू हुआ जब रमेश की मौत के तीसरे दिन वकील ने घर आकर बताया कि रमेश ने कोई वसीयत नहीं बनाई है और कानून के हिसाब से उसकी संपत्ति उत्तराधिकार अधिनियम के तहत बटेगी। बहनों को लगा सब कुछ बराबर बटेगा, लेकिन तभी सामने आया एक नाम जो किसी ने सोचा भी नहीं था। रमेश के दूर के चचेरे भाई का बेटा मोहित, जिसने कभी रमेश की जिंदगी में कोई रोल नहीं निभाया था, लेकिन कानून की किताब में उसका नाम दर्ज था। मोहित ने दावा किया कि वो भी वारिस है और उसे हिस्सा चाहिए। बहनों को गुस्सा आया। उन्होंने कहा जिसने भाई की बीमारी में पानी तक नहीं पूछा वो अब जमीन मांग रहा है। मामला कोर्ट पहुंचा और यहीं से कहानी ने खतरनाक मोड़ लिया। बहनें एकजुट थी, लेकिन उनके इरादे अलग अलग थे। सीमा चाहती थी सब कुछ बेचकर पैसे बांट लिए जाए, रेखा चाहती थी फैक्ट्री चलती रहे और कुसुम चाहती थी कि भाई की याद में कुछ भी ना बेचा जाए। लेकिन कोर्ट में ये भावनाएं कोई मायने नहीं रखती, वहाँ सिर्फ मजबूत और कानून बोलता है। मोहित के वकील ने दलील दी कि हिंदू उत्तराधिकार कानून के अनुसार अगर कोई पुरुष बिना वसीयत के मरता है और उसकी कोई संतान नहीं है तो संपत्ति पहले श्रेणी के वारिसों में जाती है और बहनें उस श्रेणी में नहीं आती। बहनों के पैरों तले जमीन खिसक गई। उन्हें लगा भाई ने सब कुछ उनके लिए किया, फिर कानून उन्हें क्यों बाहर कर रहा है। जब जज साहब ने अगली तारीख दी और कहा सब दस्तावेज पेश किए जाए, यही से बहनों के बीच दरार पड़नी शुरू हुई। सीमा ने चुपके से मोहित से बात की और समझौते की कोशिश की ताकि उसे ज्यादा हिस्सा मिल जाए। रेखा ने फैक्ट्री के कर्मचारियों को अपने पक्ष में करने की कोशिश की और कुसुम हर रात भाई की तस्वीर के सामने बैठकर रोती रही। कोर्ट में अगली सुनवाई पर मोहित ने एक पुराना कागजात पेश किया जिसमें रमेश के पिता की संपत्ति का बंटवारा था और उसमें यह साबित किया गया था कि फैक्ट्री की जमीन असल में पैतृक थी। बहनों ने विरोध किया, लेकिन कागज सही थे। जज साहब ने कहा अगर जमीन पैतृक है तो बहनों का दावा और कमजोर हो जाता है। पूरा कोर्ट रूम सन्न था। तभी कुसुम अचानक खड़ी हुई और बोली, मेरे भाई ने सब कुछ अपने खून पसीने से बनाया है। वो जमीन चाहे पैतृक हो, लेकिन फैक्ट्री उसकी मेहनत है। जज साहब ने पूछा सबूत है। कुसुम ने रमेश की डायरी पेश की जिसमें हर खर्च, भुगतान, हर लोन का हिसाब लिखा था। यह डायरी रमेश की आत्मा की तरह थी, जिसमें उसने लिखा था कि उसने कैसे जमीन को गिरवी रखकर फैक्ट्री खड़ी की, कैसे उसने कर्ज चुकाया और कैसे उसने बहनों के लिए सब कुछ बचाया। मोहित के वकील ने डायरी को भावनात्मक सबूत कहकर खारिज करने की कोशिश की, लेकिन जज साहब ने डायरी पढ़नी शुरू की और कोर्ट रूम में सन्नाटा छा गया, क्योंकि हर पन्ने पर एक भाई का दर्द और त्याग लिखा था। अगली तारीख पर जज साहब ने फैसला सुरक्षित रखा और बहनें घर लौटी। लेकिन वो घर अब घर नहीं था, वहाँ शक था, लालच था और डर था। सीमा ने आखिरकार सच कबूल किया कि उसने मोहित से डील की है। रेखा ने उसे थप्पड़ मारा और कहा, तूने भाई की आत्मा बेच दी। कुसुम चुप रही।
क्योंकि उसे समझ आ गया था कि असली लड़ाई संपत्ति की नहीं, रिश्तों की है। फैसले वाले दिन कोर्ट खचाखच भरा था। जज साहब ने कहा, कानून अंधा होता है लेकिन न्याय नहीं। और फिर उन्होंने वो फैसला सुनाया जिसने सबको हिला दिया। जज ने माना कि जमीन पैतृक है, लेकिन फैक्ट्री और मकान रमेश की स्वर्गीय अर्जित संपत्ति है, और डायरी को परिस्थिति जन्य साक्ष्य मानते हुए बहनों को उसका हकदार ठहराया। लेकिन सबसे बड़ा झटका तब लगा जब जज ने कहा कि मोहित ने जानबूझकर तथ्यों को तोड़ मरोड़ कर पेश किया है, इसलिए उसे सिर्फ जमीन में सीमित हिस्सा मिलेगा, और बहनों को फैक्ट्री का पूरा नियंत्रण। कोर्ट रूम में सन्नाटा था, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं हुई। जज साहब ने आखिरी लाइन में कहा, ये केस हमें सिखाता है कि अगर रमेश ने एक पन्ने की वसीयत लिख दी होती तो आज ये रिश्ते कटघरे में न खड़े होते। बहनें बाहर आई। सीमा की आंखों में शर्म थी, रेखा के चेहरे पर जीत और कुसुम की आंखों में खालीपन, क्योंकि उसे समझ आ गया था कि भाई की संपत्ति तो बच गई, लेकिन भाई कभी वापस नहीं आएगा। और यही वो सच है जो हर दर्शक को आखिर तक बांधे रखता है कि कोर्ट से इंसाफ मिल सकता है, लेकिन टूटे रिश्तों का फैसला कोई जज नहीं कर सकता। दोस्तों, अगर कहानी पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। जय हिंद।